एंड स्पेशली अ क्रिमिनल लॉयर, मैनिपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आप देखोगे वो लिप टू लिप किस नहीं था, हाथ था मीका जी का। आप उसको गौर से देखिए। कोई भी एजेंसी नहीं चाहेगी कि सामने मर्डर हुआ है और उसको सुसाइड में कन्वर्ट करके, क्यों करेगा कोई। राधे माँ के केस में ऐसा हुआ था कि उसके होर्डिंग्स जब लगती थे तो मुझे इरिटेशन होती थी। राखी चिल्ला रही है कि मेरा 1.5 करोड़, मेरे 3 करोड़ खा गया, मेरे पैसे खा गया। 1.5 करोड़ का जो बैंक ट्रांसफर्स है वो उसके राखी के अकाउंट से आदिल के अकाउंट में गया है। अरविंद केजरीवाल है तो वो भी तो एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने क्या किया था अन्ना हजारे के साथ? वो तो तब नहीं सोच रहे थे ना कि मैं सीएम बनने वाला हूँ। उनके अंदर दिल और दिमाग में था मैं सीएम बनूंगा, तो उन्होंने अन्ना हजारे को अपनी सीढ़ी बनाया। प्रेशर आते हैं, प्रेशर बहुत आते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि कोई केसेस में तो मैंने बहुत रिस्क लेके काम किया है। बीइंग अ लेडी ऑल्सो मैंने आउट ऑफ द वे जाके मेरे क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए मैंने काम किया है। पूरी मीडिया उसके पीछे मिका सिंह करके, और बाद में मिका सिंह को हम पीछे से लेके गए थे। प्रत्युषा बैनर्जी में भी बहुत मुझे पब्लिसिटी मिली थी। साउथ अफ्रीकन मॉडल रेप केस जो था उसमें मुझे वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली थी। तो उसने काफ़ी प्रेशर डाला पुलिस वालों पे, बहुत तमाशे किए, बहुत हंगामा किया। करोड़ों में भी जाती है। जितना बड़ा केस उतना बड़ा पैसा। वेलकम टू चाय एंड चिट चैट शो। मेरा नाम अदिति वहाने है और मेरा नाम हर्षवर्धन पाठक। आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिनके सामने सेलिब्रिटी भी अपने सारे राज खोल कर रख देते हैं। सेलिब्रिटी क्रिमिनल लॉयर फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट। मैम, सबसे पहले आपसे हमारा यही सवाल है, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ये अपना साइड जो मीडिया को दिखाते हैं पर एक साइड छुपाते हैं, ये फैक्ट है। जब वो आपके पास आते तो क्या सब कुछ सारी बातें क्लियर बताते हैं वो? बोलते हैं ना कि जब आप किसी एडवोकेट या डॉक्टर के पास जाओ तो आपको अपने राज खोलने ही पड़ते हैं, चाहे वो बीमारी हो या आपने कोई भी क्राइम किया हो। तो मेरे सामने अगर कोई झूठ भी बोलता है, सारी चीज़ें, कोई सेलेब हो या कोई भी हो, मेरा क्लाइंट छिपाता है तो मैं पकड़ लेती हूँ कि भैया सच बोलो नहीं तो फंसोगे। फिर अगर आप मुझसे ही झूठ बोलोगे तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि कोर्ट में मैं आपको बचा नहीं पाऊंगी। चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, कहीं भी जाओ तो एक मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कैसे उसको ट्विस्ट एंड टर्न करना है। क्योंकि एज अ लॉयर एंड स्पेशली अ क्रिमिनल लॉयर, मैनिपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तभी आप अपने क्लाइंट्स को रिलीफ दिला सकते हो। राइट। तो जितनी पोल खोलेंगे उतनी मदद मिलेगी। तो मतलब खुलकर आप सारे चीज़ें जानती हैं? 100% जानना ही चाहिए हमें। मैं जानती सब कुछ हूँ लेकिन बताती कुछ नहीं हूँ। आप अगर मुझे पूछोगे कि क्या बताया आपके इस क्लाइंट ने, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। राइट। मैं सॉरी या थैंक यू बोल के हाथ जोड़ लूँगी, पूछो मत। बाकी पेट मेरा दर्द नहीं होता है। मैं बीइंग अ औरत, मतलब पेट में इतने राज, कहते हैं ना कि औरतों को राज छुपाने की आदत नहीं होती। बगल वाली आंटी को या अपनी जेठानी को, देरानी को, मतलब एक है कि रात होने के पहले अपने हस्बैंड को, किसी को भी एक को बताना है कि हुआ क्या है। पर मेरे साथ तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि माइंड में रजिस्टर हो गया कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। हमारे प्रोफेशन में जितनी सीक्रेसी आप रखो, क्योंकि कायदा भी यही कहता है कि मेरे मतलब एज एन एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। अगर हम चाहें तो हम कोर्ट को भी नहीं बताए, पुलिस स्टेशन में भी नहीं बता। अगर कल मुझे पुलिस पूछेगी या कोर्ट पूछेगी कि आपको आपके क्लाइंट ने क्या गुनाह कबूल किया था, मर्डर किया था, तो कैसे किया था, क्या आपको बताया था, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्या बताया था और कैसे, बिकॉज इट्स अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड माई क्लाइंट विच इज़ नॉट किसी के भी आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें कोर्ट भी कंपेल नहीं कर सकता। इस प्रोफेशन में रहते हो, आपको धमकी वगैरह भी ऐसे आते थे जैसे कि ये केस नहीं लेना है या फिर देख लेना है? प्रेशर आते हैं। प्रेशर बहुत आते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है कि कोई केसेस में तो मैंने बहुत रिस्क लेके काम किया है। बीइंग अ लेडी ऑल्सो मैंने आउट ऑफ द वे जाके मेरे क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए मैंने काम किया है। प्रेशर बहुत आता है, धमकियाँ आती है, मैं डरती नहीं हूँ। मतलब मुझे कॉल्स भी काफ़ी आते थे। स्पेशली मेरा जो फर्स्ट केस था साउथ अफ्रीकन मॉडल रेप केस, उसमें मुझे बहुत धमकी आई थी और मुझे ये भी बोला था केस छोड़ दो नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि वो उल्लासनगर के छटे हुए बदमाश थे। और उनका काफ़ी उठना बैठना, और उसमें बाबा इंटरनेशनल के जो ओनर है GS बाबा, उनका भी नाम इन्वॉल्व था।
तो मुझे काफ़ी लोगों का मतलब कॉल्स आते थे, धमकाया जाता था। दो जीएस बाबा, उनको कभी एक्यूज़ नहीं बनाया गया, बट उनका नाम उछलने की वजह से काफ़ी कुछ मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई। और तभी तो मैं मेरी प्रैक्टिस 3-4 साल पुरानी लॉयर थी मैं, फिर भी मैं डरती नहीं थी। मैंने वो केस ईमानदारी से, शिद्दत से लड़ा। और कब की बात होगी? ये 2005 जब मैं लंदन से पढ़ के आई, तो मेरी मतलब मैंने 2000 में सनद ली मेरी। मैं बार काउंसिल में एज एडवोकेट रजिस्टर हुई। मेरी फर्स्ट केस 498 की थी। और मेरे आगे बॉम्बे के एक बहुत ही जाने माने वकील थे, जो वो हस्बैंड के फैमिली के लॉयर थे, बहुत ही जाने माने वकील। आज भी वो बहुत ही टॉप के वकील है बॉम्बे के, क्रिमिनल लॉयर। और मैं कंप्लेनेंट की तरफ से थी, वो लड़की गरीब थी। तो मेरी वो फर्स्ट केस, जिस दिन मैं सनद लेके आई थी, मैंने उस दिन बैंड और कोट पहना और मैंने बॉम्बे के टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर को हराया। मैंने एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट करा दी। और उस वक्त 498 के केसेस बहुत लाइमलाइट में हुआ करते थे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इसके लिए, उसमें अरेस्ट नहीं करते और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उस वक्त 498 में अरेस्ट होती थी। और वो पूरी फैमिली 7 लोगों की 2 महीने तक जेल में थी। बीइंग अ सेलिब्रिटी लॉयर, मैं ये जानना चाहूँगी बॉलीवुड में आपका कैसे हुआ? आपको फर्स्ट कैसे ब्रेक मिला? किस तरह से फिर ये जर्नी शुरू हुई आपकी, अगर उस पर बताएं तो। बॉलीवुड में अगर मेरी फर्स्ट एंट्री हुई है, मतलब बॉलीवुड के लोगों के साथ, तो मेरा फर्स्ट केस मिका सिंह का था 2005 में। मेरे एक पहचान के लॉयर है, मेरे अंकल, मैं उनको अंकल बोलती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके कोई लॉयर थे पहचान के, वो मिका जी के लॉयर थे। पर वो बॉम्बे की प्रैक्टिस को नहीं जानते थे। तो अंकल ने बोला, फाल्गुनी, वो मिका सिंह के कोई लॉयर है, वो बॉम्बे से, दिल्ली से आएंगे, उनको थोड़ा प्रोसीजरल चीज़ें हेल्प करना। मैं डायरेक्ट मिका जी की लॉयर नहीं थी, बट उनके थ्रू मतलब मुझे उनको सपोर्ट करना था। और मैं तभी नई लॉयर थी, तो मैंने उसको ईगो पे भी नहीं लिया कि मैं क्यों किसी लॉयर को असिस्ट करूं जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मैं क्यों उसको रास्ता दिखाऊं। बट मैंने उनको काफ़ी हेल्प की। और वो मेरी एक फ़र्स्ट केस थी जहाँ पे मतलब बॉलीवुड में एंट्री, मतलब किसी सेलिब्रिटी का मैंने केस दिया हो या किसी बॉलीवुड से जुड़े हुए इंसान का, वो मेरा फर्स्ट केस था। तो आपने ये केस राखी सावंत के अगेंस्ट लड़ा था जी। तो उसमें अब ये पूरी साइकिल जब मिका सिंह के साथ थे एंड वो उनके राखी सावंत के अगेंस्ट थे, एंड आज जाके आप उनके लिए लड़ रही है, राखी सावंत के लिए, तो ये पूरा साइकिल हाउ हैज़ इट हैपेंड? देखिए, प्रोफेशनली मैं ऐसा राखी के साथ नहीं कर सकती थी जो मैंने उसको हेल्प की है। बट अगेन वो चीज़ ऐसी हो गई कि मिका जी और राखी का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मतलब राखी ने कहा कि चलो मुझे केस नहीं लड़ना है, मुझे आगे इसको नहीं ले जाना है। मिका जी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। दोनों का मतलब एक कंसेंट था कि चलो दोस्ती यारी अभी है, इतने सालों से इंडस्ट्री में, आगे चल के हमें साथ में काम भी करना होगा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि स्पेशली राखी बहुत इंटरेस्टेड थी कि चलो केस ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने दोनों का कंसेंट में क्वॉशिंग पिटीशन फाइल किया। उनकी केस क्वैश भी हो गई और उसके बाद मैंने राखी को हेल्प किया। और जब मैं साइमल्टेनियसली राखी को हेल्प भी कर रही थी तो मैंने मिका जी से भी बोला था कि आपके केस से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है और राखी को ज़रूरत है। तो मैंने उनसे परमिशन ली थी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं क्या राखी को, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा था, अरे उसको हेल्प कर दो, बीइंग अ लेडी आप उसकी हेल्प अच्छे से कर पाओगे। क्या सचमुच राखी अरेस्ट होने वाली है? क्या है पूरा ये शेराया वाला जो था ना, लोग उस वक्त भी समझते थे जब राखी ने FIR की थी आदिल दुरानी पे, राइट। तब भी मुझे लोग बोलते थे कि किसका साथ दे रही हो, ये तो बहुत झूठ बोलती है। बीइंग अ लॉयर ना, मैं ऐसे ही किसी का केस नहीं ले सकती, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो या कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन हो। मैं खुद बीइंग अ लॉयर, मुझे कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। हम लोग कोर्ट में आंसरेबल है। हम कोर्ट में क्या लेके जा रहे हैं, एविडेंस क्या है। अगर हम किसी पे फेक केस कराते तो पहला सवाल मुझ पे उठेगा बीइंग अ लॉयर कि आपने अपने क्लाइंट को गलत एडवाइस दी। राखी की केस में बहुत सारे एविडेंसेस थे। नंबर 1, उसने चीटिंग की थी। राखी चिल्ला रही है कि मेरा 1.5 करोड़, मेरे 3 करोड़ खा गया, मेरे पैसे खा गया।
1.5 करोड़ का जो बैंक ट्रांसफर्स है वो उसके राखी के अकाउंट से आदिल के अकाउंट में गया है, और वो रिवर्स बैक भी नहीं हुआ है कि आदिल कह सकता है कि मैंने 1.5 करोड़ लिया और मैंने उसको लौटा दिए, वो केस भी नहीं है। मैंने राखी को कहा था कि ऐसे पैसे मत देना है, जिस दिन पैसे लेगा उस दिन भाग जाएगा। वो कह रही थी नहीं मैं चाहती हूँ कि मैं अब कब तक ये एंटरटेनमेंट करूँगी, मेरी आगे की ज़िंदगी भी मुझे सिक्योर करनी है। तो ये गाड़ियों का बिज़नेस शुरू कर रहा है, मुझे पार्टनर बना रहा है, और मेरा अब मैं इससे शादी भी करी हूँ तो घर में ही पैसा रहेगा। इस सोच से उसने पैसे दिए थे। अच्छा, मतलब राखी आपसे पहले एडवाइस ले रही थी? मैं शादी के पहले भी ले रही थी। जब पैसे दिए तो पैसे देने के बाद खैर मुझे बताया कि मैंने पैसे दिए। मैंने बोले क्यों दिए पैसे? ये बंदा आज कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपकी ज़िंदगी में, आप इस पे ब्लाइंडली फेथ मत करो। आप कभी राखी का इंटरव्यू कभी फ्यूचर में लोगे तो आप राखी से भी ये बात पूछ सकते हो। मैं मना करती थी। मुझे ना पता नहीं इतना एक्सपीरियंस हो गया है बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, लोगों की साइकोलॉजी का, मेंटालिटी का एक इतना एक्सपीरियंस हो गया, उसको देखते मैं समझ जाती थी। और मैं राखी को बोलती थी, बहुत लोग हैं ऐसे नहीं कि राखी को, मैं बहुत मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, आपके लिए डैमेजिंग है। राखी खैर इमोशनली बहुत अटैच थी, कोई मानता नहीं इस चीज़ को, लेकिन उस वक्त भी वो सही थी। मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं उसकी लॉयर हूँ। जो सच्चाई है वही मैं बोलूँगी, कोई झूठ बोल के, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन इतनी मैंने मेहनत करके ऊपर आई हूँ। मैं छोटे से कोई चीज़ के लिए या एक केस के लिए मैं अपने प्रोफेशन या अपने कैरेक्टर पे दाग नहीं लूँगी। राइट। तो मुझे अपना खुद का इमेज भी तो संभालना है। मेरी एक रेपुटेशन है, मेरी एक रिस्पेक्ट है, उसको मैं ख़राब नहीं करूँगी कोई केस को लेके कि मुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी। या राखी के केस में तो मैंने एक पैसा भी नहीं लिया है, और लोगों को लगता है कि मैं पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। मैं कोई भी केस ना पब्लिसिटी के लिए नहीं करती हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास जो केस आते हैं वो मीडिया हाइप्ड होते हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप उन लोगों को बोलो कि मेरे पास नहीं आए। प्रत्युषा बैनर्जी में भी बहुत मुझे पब्लिसिटी मिली थी। साउथ अफ्रीकन मॉडल रेप केस जो था उसमें मुझे वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली थी। उसमें साउथ अफ्रीकन कॉन्सल जनरल खुद मुझे मिलने आए थे, फिर हम एम्बेसी में भी गए थे। उन्होंने मुझे एक लंबी चिट्ठी लिख के दी थी कि आपने जिस तरह से काम किया, हमारे एक सिटीज़न की हेल्प की है, और वो भी एक रेप विक्टिम को, तो आप जिस तरह से आप डेडिकेशन से, क्योंकि मैं जो केस लेती हूँ मैं उसमें मेरी आत्मा चली जाती, मैं आत्मा से करती हूँ। मैं उस लड़की के लिए दिन रात बिना खाए पिए, मैंने जब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं कराया मैं पीछे लगी रही थी। तो उसमें मेरी पब्लिसिटी हो गई तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। बट मैम, राखी का जिस तरह से व्यवहार है, आप स्वभाव कह लें कि मीडिया के सामने जैसे एक बड़बोलापन है, तो क्या लगता है वो बैकफायर करता है उनके उस पर किसी वजह से? यस, कुछ हद तक करता है। मैं राखी को बोलती हूँ, बट वो नेचुरल है। वो जो करती है ना, जो मस्तियाँ करती है या जो भी बोलती है वो स्पॉन्टेनियस होता है। मैंने कभी राखी को स्क्रिप्ट लिखते हुए या किसी से पूछा नहीं, मैंने देखा नहीं कि वो PR से कंसल्ट करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चलते फिरते आप अभी भी अगर उसको मिल लोगे, वो कुछ ऐसा बोल देगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, या वो इतना हाइप हो जाएगा, इतना ही उसके, अब वो गिर गई बेहोश होके, मैं मेरी दोस्त, मेरी उम्र भी मेरी दोस्त को लग जाए, उसके कितने मीम्स बने। वो करती है वैसा क्योंकि राखी सावंत है वो। तो कोर्ट रूम में के अंदर कैसे हैंडल करते हैं? कोर्ट रूम में बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। कोर्ट रूम में भी वो भावुक हो जाती थी, ऐसे ऐसे ये करती थी। मैंने रुको, शांत रहो, बैठो, एक कॉर्नर में बैठ जाओ, मैं देखती हूँ। नहीं, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ इनजस्टिस हो गई। वो भावुक तो थी, उसको धोखा मिला था। देखो, एंड ऑफ द डे चाहे राखी सावंत हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, इंसान होता है, और खास करके एक औरत होती है, वो भावुक होती है। अब लोगों को देखने का नज़रिया, वो उनको कैसे सोचना है, राखी सावंत है तो झूठी है, मक्कार है। अभी कितने वो बीमार है तो नीचे लोग रिप कर रहे हैं, रेस्ट इन पीस। क्यों कर रहे हो? क्यों? वो हॉस्पिटल में पड़ी, वो इंसान नहीं है क्या? वो बीमारी से नहीं जूझ सकती है? और मैं बेवकूफ़ हूँ क्या कि वो झूठा बीमारी का नाटक करी? उसको है प्रॉब्लम, उसकी सर्जरी सैटरडे को होने वाली है। जितना झूठ का सहारा मैं लूँगी ना, मैं भी एक लॉयर है, मेरे पे भी बार काउंसिल है, हमारा भी, हम झूठ नहीं कर सकते। एक हद तक थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन चलता है कि किसी को आप एकदम टोटल आउट ऑफ द वे जाके करोगे तो बार काउंसिल है, मॉनिटर होते हैं हम लोग भी।
लोग भी हमें देखते हैं, जज करते हैं। मेरे पास कोई अच्छे क्लाइंट्स नहीं आएंगे अगर मैं इतनी लेवल का अगर ये करूँगी। जो कर रही है राखी, सच्चाई है उसमें, केस में भी सच्चाई थी। चलो एविडेंस है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमारे एविडेंस कितने सच्चे या कितने झूठ है। एंड ऑफ द डे वो कोर्ट का डिस्कशन है। बट एकदम ही झूठा केस लेके मैं नहीं खड़ी रह सकती हूँ। तो मैम जैसे ये न्यूज़ आ रही थी कि राखी जो है वो अरेस्ट होने वाली है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? उसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में सरेंडर करने की डायरेक्शंस दी थी और वो करेगी। हमने लीगल प्रोसीजर्स जो फॉलो करनी थी हम कर रहे हैं और करेंगे भी। उसकी सर्जरी हो जाएगी, लेकिन हम कोर्ट के सामने जाएंगे, जो भी एप्लीकेशंस करने हैं वो सारे करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। क्योंकि जितना आप उससे दूर भागोगे या उसको फॉलो नहीं करोगे डायरेक्शंस को, तो तकलीफ राखी को होगी या जो भी क्लाइंट होगा। तकलीफ तो होनी, कोई भी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी कोर्ट, चाहे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, आपको कोर्ट के डायरेक्शंस फॉलो करना ही अनिवार्य है। क्योंकि आप कोर्ट के इसमें हो, दायरे में हो। आप चाहे कोई भी हो, छोटे इंसान हो या बड़े इंसान हो, कोर्ट के डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना है। तो राखी भी करेगी, उससे करवाएंगे। मेन चीज़ है कि उसको एक पैनिक अटैक, एंजाइटी भी, देखो इतनी वो मस्ती करती है, इतना वो घूमती फिरती, उसको इतनी आज़ादी चाहिए होती है, वो एक जगह बैठ नहीं सकती है। अगर उस इंसान के दिमाग में आप डाल दो, मैं एज एन एडवोकेट तो सच बोलूँगी कि भाई क्या हो सकता है। हाँ, डायरेक्शन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की है, अगर आप सरेंडर करते हो सकता है आपको कस्टडी मिल सकती है, जेल कस्टडी भी हो सकती है, पुलिस कस्टडी भी हो सकती है। तो सच तो बताना पड़ेगा क्लाइंट को। तो ऑब्वियसली जब आप क्लाइंट को सच्चाई बताओगे कि आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी है, एंग्जाइटी तो किसी को भी होनी है। किसी अच्छे इंसान के चेस्ट में पेन होना शुरू होगा, हार्ट अटैक भी लोगों को आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है। जेल जाने का खौफ किसे नहीं होता है, हर किसी को होता है। तो आदिल ने जो ये एलिगेशन लगाया राखी के अगेंस्ट, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या राखी ने एक्चुअली वो वीडियो लीक किया है? नहीं, आदिल ने जो भी इल्ज़ाम लगाया, राखी ने वो वीडियो लीक नहीं किया है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आदिल और उसके लोगों ने ये वीडियो लीक किया है राखी को फंसाने के लिए। अगस्त में हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी ओशिरा पुलिस स्टेशन में, रात को 2 बजे जाके। अगर आप लोगों को याद होगा कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर चिल्ला रही थी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। राखी जब बिग बॉस में थी, राखी के बैंक अकाउंट्स वो ऑपरेट करता था, राखी के इंस्टा आईडीज़ वो ऑपरेट करता था, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, और उसके प्रूफ है हमारे पास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं राखी की लॉयर हूँ तो मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। सारा आदिल ऑपरेट करता था, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, विद प्रूफ के साथ है। कंप्लेंट की, जब उसको पता चला कि मैं फंस सकता हूं तो उसने जाके राखी को ही फंसा दिया। राखी ने कहाँ किया खुद के आईडी से, किसी ने किया है। वो अगर इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा कि वो आईडी अकाउंट किसका था। फेक आईडी अकाउंट से सारे वायरल हुए हैं, और राखी का अकाउंट से डायरेक्टली थोड़ी हुआ है। और राखी का आईडी पासवर्ड लोगों के पास है और वो शेयर किया गया। राखी को तो कोई लीगल नॉलेज नहीं है। मैं राखी को बोलूँगी ये बोल दे पुलिस स्टेशन में, वो वही बोलेगी। उसको कुछ नहीं पता है, तभी वो फंसी हुई है आज। थोड़ी भी अक्लमंदी वो इस्तेमाल करती तो इस लेवल पे उसको नहीं जाना पड़ता। वो फंसी हुई है और कुछ चीज़ें, उसकी हरकतें उसको फंसाती है। जैसे हम अभी मीका सिंह और राखी सावंत के केस की बात कर रहे थे, तो कोई एक ऐसी डिटेल जो अभी तक न्यूज़ या मीडिया में भी आपके एज अ लॉयर एक्सपीरियंस में जो अभी तक हमें नहीं पता हो, कोई डिटेल आप बताना चाहेंगे? और डिटेल एज सच कुछ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग केस थी वो, काफ़ी फ़नी भी चीज़ें उसमें हुई है। क्योंकि जब एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग थी तो बहुत पुलिस वालों ने घेर के रखा था कि मीका जी कब आएंगे और कब उनको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि इंटरिम प्रोटेक्शन तब थी नहीं। तो हम लोगों ने बहुत चालाकी से, मतलब एक डुप्लीकेट मीका सिंह लेकर आए थे कोर्ट में, और पहले उसकी एंट्री कराई थी ताकि हम जो रियल मीका सिंह है उसको लेके दूसरे कोर्ट के, इससे पहले डिंडोशी कोर्ट नहीं हुआ करता था, तो ये मेन सेशन कोर्ट में ही हियरिंग हुई थी उसकी। तो आगे के गेट से हमने डुप्लीकेट मीका सिंह को भेजा था और पूरी मीडिया उसके पीछे मीका सिंह करके, और बाद में मीका सिंह को हम पीछे से लेके गए थे और काफ़ी मतलब उसमें मज़ा आया था। मेरी फ़र्स्ट केस भी थी मीडिया इंटरेक्शन, नहीं उसके पहले भी वो साउथ अफ्रीकन, बट राखी सावंत एंड मीका सिंह
मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और एज अ डिफेंस लॉयर मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से देखती हूँ, क्योंकि हमारा काम होता है कि जो एलिगेशंस होते हैं उसको काउंटर कैसे किया जाए, उसको झूठा कैसे साबित किया जाए। तो हमने भी पूरी तैयारी की थी कि केस को कैसे बताया जाए कि ये फॉल्स एलिगेशंस है, किस तो की नहीं थी। और वाकई में आप देखोगे, मैं एज अ डिफेंस लॉयर में राखी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ। सवाल भी था कि वो तो कैमरे पे सब कैद था, हाँ, फोटो तो सब थी। नहीं, कैमरे में कैद होने के बावजूद मेरी नज़रों से देखोगे आप तो वो अलग लगेगा। ओके। आप अगर उस वीडियो को ठीक से देखोगे तो मिका जी ने उसको किस नहीं किया था। ओके। आप देखोगे वो लिप टू लिप किस नहीं था, हाथ था मिका जी का। आप उसको गौर से देखिए। हमारा मतलब मेरी नज़रों से अगर आप देखोगे तो वो किस राखी को किया ही नहीं था, वो अपने हाथ पे खुद के किस किया था। आप देखना बहुत अच्छी तरीके से वीडियो, ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद मिका जी का हाथ ऐसा है उसके मुंह पे और वो किस करे, बट लिप्स टू लिप्स कहीं दिख नहीं रहा है। बट मिका जी ने तो एक स्टेटमेंट भी बोला था कि उनका बर्थडे पार्टी में ये सीन हुआ था कि राखी सावंत जी ने केक उनके चेहरे पे डाला था, जबकि मिका सिंह ने बोला था कि नहीं बिल्कुल मत डालना। फिर जाके उन्होंने मिका सिंह ने बोला कि एक लेसन सिखाने के लिए मैंने ये किया। तो एज अ वुमेन एंड अ लॉयर, लेसन सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं कि लिप टू लिप किस करो। आप मस्ती में, उन्होंने एक्चुअली आप देखोगे तो वो मस्ती थी। ही डिड नॉट वांटेड टू ऑफेंड हर। बीइंग अ लॉयर मैं राखी को ये नहीं कर रही हूँ कि राखी ने झूठी केस की। मैं अब उन दोनों की खैर केस ख़त्म भी हो गया है तो मैं ये बात कर सकती हूँ और राखी को भी ऑफेंड नहीं कर रही हूँ कि वो झूठ बोल रही थी। बट अगर आपको एज अ डिफेंस लॉयर केस लड़ना है, ट्रायल चलानी है, तो आप उस एंगल से अगर मेरी नज़रों से देखोगे तो वो मस्ती थी, कोई ऑफेंसिव नहीं था। बीइंग अ लेडी लॉयर आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट आई एम टॉकिंग एज अ क्रिमिनल लॉयर, नॉट एज अ लेडी। कि मुझे अगर मेरे क्लाइंट को, मैं लेडी हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी अरे मैं एक औरत होके औरत का साथ नहीं दे रही हूँ। नहीं, औरत तो मैं हूँ लेकिन मुझे साथ देना है मेरे क्लाइंट का जो एक्यूज्ड है। तो उस एंगल से, उस नज़रिए से मुझे केस को स्टडी करना और मुझे देखना है। तो आप उसको अगर ध्यान से देखोगे उस वीडियो को तो वो मस्ती वाला वीडियो था और मिका जी का हाथ है उसमें। तो उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट दिया भी होगा कि मैंने सबक सिखाने के लिए, तो वो मस्ती करने के चक्कर में किया होगा। इंटेंशन, देखो कायदा क्या कहता है, हमारे क्रिमिनल लॉ में यही कहा जाता है मोटिव, इंटेंशन, मेंस रिया। मोटिव कहाँ था, इंटेंशन कहाँ था, ये सारी चीज़ें भी है। खैर अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें, हम ट्रायल नहीं हुआ, 17 साल से हम ट्रायल का इंतज़ार कर रहे थे, ट्रायल नहीं हुआ, आखिर में हमें एफआईआर को क्वैश कराना पड़ा। बट अगर ट्रायल चलता तो आप लोगों को बहुत मसाला मिलता, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती, जो एक मैं क्रिमिनल लॉयर या डिफेंस लॉयर के पर्सपेक्टिव से या पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। खैर जो हो गया, दोनों दोस्त थे, बट बहुत सारी चीज़ें थी, राइट फ्रॉम एफआईआर से लेके हर चीज़ का हमारे पास सवालों का जवाब था। तो कुछ समय पहले शर्लिन चोपड़ा ने भी अक्यूज़ किया था आपको कि फाल्गुनी जी रूल्स नहीं फॉलो करती है, इलीगल चीज़ें कर रही है। केस मेरे पे उसने किया था, मतलब एफआईआर में नाम नहीं, मैं एक्यूज़ नहीं हूँ, बट आगे फर्दर स्टेटमेंट जब उसको पता चला तो उसने काफ़ी प्रेशर डाला पुलिस वालों पे, बहुत तमाशे किए, बहुत हंगामा किया। पुलिस वाले भी बहुत परेशान थे। पुलिस वालों को पता था कि मेरा कोई उसमें कोई रोल नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो एडवोकेट हूँ, लेकिन वो भी ड्यूटी बाउंड है। और जब शर्लिन चोपड़ा जाए या वैसी कोई लेडी जाए तो अलग ही प्रेशर होता है। ओके। तो वो प्रेशर में आके जो भी हुआ है, बार काउंसिल में कंप्लेन की थी मेरे खिलाफ, बट बार काउंसिल ने मुझे क्लीन चिट दी है। मेरे फेवर में ऑर्डर आया है। वो कह रही थी ना मैं इसका काला कोट उतरवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं चुप रही क्योंकि मुझे लॉ पता है। आप चिल्लाने से, आप चीखने से, आप झूठे कंप्लेंट या झूठे आरोप करने से कुछ नहीं होता है। सच सच रहेगा। तो बार काउंसिल में मुझे अच्छी ऑर्डर मिली और बार काउंसिल ने मेरे पे कोई एक्शन नहीं ली क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा था, क्योंकि मैं सच बोल रही थी। और मैंने जो भी स्टेटमेंट्स थे, मैं बार बार कह रही थी कि ये मेरे पर्सनल कैपेसिटी में है, एज अ लेडी, एज अ सोशल, मैं सोशल सर्विस भी करती हूँ, महिलाओं के लिए बहुत काम भी करती हूँ। तो ये उस कैपेसिटी में अगर शर्लिन चोपड़ा जैसी औरतें इस तरह की हरकतें करती है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी देश की दूसरी औरतों को ऐसी औरतों की वजह से जिल्लत सहनी पड़ती है।
जो ठरकी लोग होते हैं फिर सब औरतों को, सब लड़कियों को उसी नज़रों से देखते हैं कि औरत एक इस्तेमाल करने की चीज़ है। तो ये आवाज़ उठाना ज़रूरी था, बट मैंने एज एन एडवोकेट कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं किया था। हमारे बार काउंसिल के, हमारे एडवोकेट एक्ट्स के रूल्स के हिसाब से मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी कि बीइंग एन एडवोकेट मैंने अपने प्रोफेशन के खिलाफ कुछ किया हो। तो अभी आपने बताया कि शर्लिन का भी अलग प्रेशर आया था कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से भी आ रहा था, तो किस टाइप का प्रेशर आ रहा था और क्या इम्पैक्ट आ रहा था उसमें? किस तरह का प्रेशर क्रिएट करते इस तरह सेलिब्रिटीज जाकर? बताती हूँ। पहली बात तो ये शर्लिन चोपड़ा हमेशा पैपराजी को लेके जाती थी पुलिस स्टेशन के बाहर जाने के पहले। पुलिस स्टेशन के बस व्हाट्सएप ग्रुप है उन लोगों का, उसमें मैसेज डाल देगी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, फाल्गुनी के खिलाफ कंप्लेन करने जा रही हूँ, फाल्गुनी के खिलाफ एक्शन करने जा रही हूँ। तो बेचारे वो चले जाते थे वहाँ जाके, मैं इसका काला कोट उतरवा दूंगी, मैं ये करूँगी। काम नहीं हो तो फिर जॉइंट सीपी के पास जाना। इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं, छोटे मोटे नेता भी इनको जानते हैं, तो वो उनके पास चले जाते हैं, फिर कॉल्स होते हैं। तो होता है ये, यहाँ कॉल कर दिया और वो तो जाके बोलती थी मैं यहाँ पे अनशन करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, आप लोग मिले हुए हैं। मतलब पुलिस वालों को भी डर लगता है कि भाई अगर इसकी नहीं सुनी ना तो ये हमारे पे झूठी एफआईआर करा देगी, हमारी झूठी कंप्लेन कर देगी। बहुत सारी, मैं शर्लिन चोपड़ा को नहीं बोलूँगी, बट बहुत सारी औरतें हैं, अगर एक पुलिस ऑफिसर ने काम नहीं किया ना तो खुद ही को मोलेस्ट करवा देती है झूठ झूठ का कि इसने मुझे मोलेस्ट किया, ये तक होता है। तो जब ये इस तरह की, मतलब अपना काम करवाने के चक्कर में बाहर जाएंगे पुलिस स्टेशन के, बोलेंगे ये ऑफिसर ने मुझे मोलेस्ट किया, मेरे से सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा था। तब शर्लिन चोपड़ा के केस में मुझे लेके क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे बोला गया कि बहुत प्रेशर आ रहा है, एडिशनल सीपी से आ रहा है, इससे आ रहा है, उससे आ रहा है। ठीक है भैया, प्रेशर आ रहा है तो ले लो केस। तो जब ये पैपराज़ी आते हैं, शर्लिन चोपड़ा का रिकॉर्ड ऐसे पूरा एविडेंस और वगैरह दिखाती है शर्लिन चोपड़ा, तो ये जो मीडिया ट्रायल जो कंसेप्ट होता है, क्योंकि पूरी जनता देख रही होती है इसे, तो उन लोग के दिमाग में तो ऑलरेडी एक ओपिनियन बनी जाती है कि हाँ शर्लिन चोपड़ा तो सही होगी, राखी ही गलत होगी। तो आप ये कैसे हैंडल करते हैं? मीडिया ट्रायल जो लोग करते हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे चीखने चिल्लाने से, पाउडर लिपस्टिक लगाने से, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहने से, चक 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 बोलने से कुछ नहीं होता है। कोर्ट, कानून, कायदा, वकील एक ऐसी चीज़ होते हैं जो अपनी सच्चाई या अपने केस को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंसेस और चीज़ें, फैक्ट्स पे जाते हैं और कोर्ट के सामने रखते हैं। आपके बाहर चीखने चिल्लाने से, मीडिया ट्रायल करने से कुछ नहीं होता। मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, कोई भी केस में। मीडिया ट्रायल करोगे तो आप जीतोगे, ये कहीं नहीं। जीतोगे तब जब आपके फेवर में सारी चीज़ें होगी लॉफुली, लीगली। कितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर कितने रेप केसेस और कंसेंशुअल रिलेशनशिप होते हैं, फिर भी रेप केस करते हैं। मेरे क्लाइंट्स डर जाते कि बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, आजकल ये सिस्टम हो गया है कि रिलेशन में रहो, शादी नहीं करे तो चलो कर दो रेप केस और फिर पैसे लो। ये भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, सेटलमेंट होता है। 1 करोड़ 2 करोड़ से शुरू होती है बातें, फिर आते आते 25 लाख पे आते हैं, सेटलमेंट करते, पैसा लेते और फिर केस विड्रॉ कर लेते। तो आपका मोडस ऑपरेंडी ये है। मैं देखो, मैं एक ऐसी लॉयर हूँ ना जो अगर किसी मर्द के खिलाफ गलत हुआ है तो मैं वो नहीं हूँ कि मैं औरत हूँ तो औरत का साथ दूंगी। औरतें भी बहुत सारी गलत होती है। आप दोनों तरफ से देखना पड़ता है बीइंग अ लॉयर। आप एक तरफा नहीं देख सकते हो। आपको देखना है कि एविडेंस क्या है, केस में सच्चाई कितनी है, एलिगेशंस में सच्चाई कितनी है, आपको वो देखना है। एक मर्द है मतलब वो रेपिस्ट है, ऐसा नहीं होता। अच्छे अच्छे शरीफ घर के लोग, लड़के फंस जाते हैं। उनका साथ कौन देगा? अगर हर इंसान उनको शक के दायरे से देखेगा तो मतलब ये मिसयूज ऑफ लॉ है। सो मैम, आपने कहा कि टैलेंट बेशक होना ही चाहिए तभी वो एक अच्छा लॉयर बन पाएगा, बट मेरा एक सवाल था कि पैसे कितने हैं, अगर आप ये बताएं। पैसे नहीं बता सकते। 5,000 से लेके 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई भी फीस हो। तो बड़े बड़े काउंसिल्स जो है पर अपीयरेंस के 15 लाख लेते हैं। बट मैंने कहा, सुना था कि करोड़ों में भी जाती है ये फी। करोड़ों में भी जाती है। जितना बड़ा केस उतना बड़ा पैसा। ओके, मतलब जम के छाप सकते हैं। देखो, हमारी मेहनत है ना, हम लूट नहीं रहे। हमारी में क्वालिटी है तो हमें पर अपीयरेंस का 15 लाख देते हैं।
तो ये पैसे कैसे, मतलब आपके स्टेटस के हिसाब से मांगे जाते हैं या केस आपके के एक्सपीरियंस के हिसाब से? सबसे बड़े इंडिया में जो चलता है ना, इंडियन के कोर्ट्स में, ये एक तरह से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। फेस वैल्यू जिसे हम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे, जितने भी बड़े मैटर या छोटे भी मैटर है ना, जज कौन सा रोस्टर है, कौन से जज प्रिसाइड करने वाले, उस हिसाब से काउंसिल एंगेज करते हैं। अरे ये बेंच है तो यहाँ कपिल सिब्बल चलेंगे, ये बेंच है तो चिदम्बरम चलेंगे, ये बेंच है तो फलाने एडवोकेट चलेंगे। हमारे यहाँ ये फेस वैल्यू का जो सिस्टम है, एक तरह से अच्छा भी, एक तरह से बुरा भी है। क्योंकि वाई ओनली फेस वैल्यू, वाई नॉट टैलेंटेड पर्सन? मेरिट्स तो केस में वही है। एक नया उभरता वकील भी वो करेगा जो कपिल सिब्बल करेंगे। मैं उनको ये नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए मैं पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे राम जेठमलानी सर जो करते थे, वो उनका जूनियर भी कर सकता था, बट वो नाम हो गया है। सही बात है। तो हमारे यहाँ नाम चलता है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं, जो काम करेगा उसको दाम मिलेगा, पर इधर नाम का दाम मिलता है। ये बहुत चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि एक बड़े एडवोकेट का लड़का है तो वो अच्छा ही वकील होगा, नहीं। यही मैं मेरे जो नए जो एडवोकेट्स हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, आप राम जेठमलानी के बेटे नहीं हो, आप बड़े लॉयर के बेटे नहीं हो, तो आप सक्सेसफुल लॉयर नहीं हो सकते। अपने दिमाग से निकाल लो, दम आप में होना चाहिए, तब आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। आप देखोगे इतिहास उठा के, बड़े बड़े जितने टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं, काउंसल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बड़े, उनके फादर्स बड़े थे, उनके फादर सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह चुके। एक क्या आपने देखा है किसान का लड़का उस सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना है? ये चेंज होना चाहिए। मैं पर्सनली फील करती हूँ, मैं मेरे प्रोफेशन के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बट जिसको हक है उसको मिलना चाहिए, जो डिजर्विंग है उसको वहाँ मिलना चाहिए। जजेस भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे कुछ जजेस हैं, जो नए नए एडवोकेट्स आते हैं, जो पहली बार आर्ग्यू करते हैं, अगर वो ऊपर जज बैठे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो या सेशन या सुप्रीम कोर्ट, कुछ जजेस बहुत अच्छे होते हैं। वो उनको सवाल पूछते हैं, उनको वो प्रिपेयर करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको सवाल जवाब करते हैं, उनसे वो चीज़ें करवाते हैं जो उन्होंने करनी चाहिए। तो इंसान का वो एक तरह से अपने को लगता है वो डांट रहे, बट वो मोटिवेट कर रहे हैं। तो अगर हर जज ऐसे सोचने लगे, ऐसा करने लगे, तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो उभरते सितारे हैं, या अच्छे बोलते ना, शाइनिंग स्टार्स है, उनको मौका नहीं मिलता। तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि आपको कोई हाई प्रोफाइल केस मिला हो, बट बिकॉज नेपोटिज्म इन आपकी इंडस्ट्री में हुआ और वो केस आपके हाथ से गया हो? हाँ, बहुत बार हुआ है। कोई नाम? जो नाम नहीं ले सकती हूँ मैं किसी का, ना केस बता सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, चेहरे का दाम है, मतलब फेस वैल्यू हुआ है ना। कि अभी रिसेंटली एक एंटिसिपेटेड बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा रेप केस में फंसा था। वो केस मेरे पास आई, पूरी मेहनत मैंने की, सब कुछ मैंने किया, आइडियाज़ भी मैंने दी। एंड में लड़के के डैडी को लगा कि नहीं, हमें तो फेस वैल्यू वाला लॉयर चाहिए, तो ही हमें बेल मिलेगी। ऐसा नहीं था, बेल तो मेरे से भी जूनियर एडवोकेट ले सकता था, वैसी केस थी, पर मेहनत करनी पड़ी थी। नहीं सॉरी मैडम, हम तो उनके पास जाएंगे। जाइए, होता है ना ऐसा। मैंने इसलिए कहा, इसलिए मैं मेरे जैसे लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कुछ नहीं, एक केस जाएगी, अपने आप को ऐसे दमदार बनाओ कि दूसरी केस सामने से आए। सो मैम, अगर जैसे आपने सारे एक्सपीरियंस बताए, अगर इंद्रायणी केस की बात की जाए तो उसमें हमने देखा कि उसमें सीरीज भी बनी, आके उसमें एक्यूज अपनी बातें करे, तो क्या ये सब अलाउड होता है और किस तरह केस को इम्पैक्ट करता है? देखिए, उनकी भी एक लीगल टीम है। अब उन्होंने क्यों अलाउ किया, किस वजह से किया, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, बट इम्पैक्ट होता है। या तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा या वो आपके फेवर में जाएगा। पब्लिक ओपिनियन एज सच मैटर नहीं करता कोर्ट्स में। हमें लगता है कि मीडिया में, देखो, हर डिफरेंट जज की भी अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है, या एक वो होता है, ऑब्जर्वेशन होते हैं।
कोई जजेस इन्फ्लुएंस नहीं होते। हमें लगता है कि मीडिया ट्रायल से इन्फ्लुएंस होते, बट एक्चुअल में कोई जजेस इन्फ्लुएंस नहीं होते। वो जजेस एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ये जो वेब सीरीज़, ये वो ऑनगोइंग केस में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इम्पैक्ट होता है, बट नॉट बिकॉज व्हाट पब्लिक थिंक्स। लोगों के ओपिनियन पे नहीं होगा कि अरे यार ये मतलब ये बेगुनाह है। पब्लिक ने अगर वो वेब सीरीज़ देख के सोच लिया कि मैं बेगुनाह हूँ, इंद्राणी बेगुनाह है, तो नहीं। इंद्राणी मुखर्जी बेगुनाह तभी साबित होगी, तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट में वैसे एविडेंसेस या विटनेसेस हॉस्टाइल नहीं होते। बहुत बार तो लोग इसलिए भी बेगुनाह साबित हो जाते हैं क्योंकि विटनेसेस हॉस्टाइल होते हैं। जैसे एक मर्डर केस है, उसमें एक आई विटनेस है, उसने देखा है कि एक्स ने वाई को मर्डर किया है। वो विटनेस बोलता ज़रूर है कोर्ट स्टेटमेंट में कि मैंने इतने इतने बजे देखा कि उसका मर्डर करा था, उसको चुरा बुक के गया या उसका रिवॉल्वर से उसको शूट करके गया, लेकिन कोर्ट में जब वो बॉक्स में खड़ा होता है, डिपोज करता है, तब वो कुछ और ही बोलता है, मुझे याद नहीं है, ये वो नहीं था। तो फिर आप क्या करोगे? विटनेस आपका हॉस्टाइल हो गया है। तो आप उसके लिए ना जज कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। एज अ डिफेंस लॉयर तो हमारे लिए फ़ायदा होता है, बट प्रोसिक्यूशन के लिए तो नुकसान है, कुछ नहीं कर सकते। जब वो विटनेस बॉक्स में खड़ा रहे कि अपना बयान बदल रहा है, तो क्या कर सकते? इन्फ्लुएंसेस होते हैं। इसलिए देखो, आप कभी भी देखेंगे तो बेल एप्लीकेशंस जो होती है और बेल की जो ऑर्डर्स होती है, कोर्ट उसमें कंडीशंस इम्पोज करती है कि अगर ये क्राइम में आपको बेल मिल रही, लेकिन आप विटनेसेस से नहीं मिलोगे, आप एविडेंसेस को टैम्पर नहीं करोगे। किसी किसी केस में तो वो जो अक्यूज है उसको बोलते हैं कि आप उस जुरिस्डिक्शन में नहीं रह सकते हो, आपको बॉम्बे के बाहर चले जाना है, आप नहीं आ सकते हो उस जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि विटनेसेस पे उसका असर हो सकता है, विक्टिम पे उसका असर हो सकता है। इसलिए कंडीशंस कोर्ट द्वारा इम्पोज की जाती, क्योंकि कोर्ट को पता होता है कि एक बार वो अक्यूज रिलीज हो गया बेल पे, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है विटनेसेस को, डरा सकता है, धमका सकता है, ये सारी चीज़ें होती है। इसीलिए कंडीशंस इम्पोज किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल होती है, लीगल होती है, तो कोर्ट के इसीलिए सारे कंडीशंस इम्पोज किए जाते हैं अगर उसको बेल मिलती है। और बहुत सारे केसेस में बेल इन्हीं कारणों से नहीं मिलती। अगर इंद्राणी इतने साल अंदर थी, उसको बेल नहीं मिल रही थी, तो यही सब वजह कि वो बाहर निकलेगी, इन्फ्लुएंशियल है, बहुत पहुंच वाली औरत है, तो बाहर निकल के विटनेसेस को ये कर सकती है। इसीलिए उस लोगों को, इंद्राणी ऐसा सच नहीं, ऐसे केसेस में जो इन्फ्लुएंशियल लोग अंदर होते हैं तो उनको बेल बहुत सोच समझ के कोर्ट देती है। तो आपको लगता है जब ये इतने सारे वेब सीरीज, अभी क्राइम थ्रिलर्स जो रियल लाइफ बेस्ड इवेंट्स पे है, तो आपको लगता है हैव यू एवर कम अक्रॉस कोई केस जो जैसे इंद्राणी का हो गया, बुरारी डेथ हो गया, और भी है जो उस शो से इंस्पायर्ड हो कि उन्होंने और क्राइम्स किए हो? देखो, क्राइम में सच नहीं, मैं आपको थप्पड़ मूवी की बताती हूँ बात। मेरे पास एक क्लाइंट थी जो एरोस्टिस थी और उसके हस्बैंड ने उसको शराब पी के थप्पड़ मार दिया, तो उसने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, एफआईआर कर दी। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होके वो सीरीज़ बनती है, बट सीरीज़ में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। मतलब सीरीज़ में आप देखोगे तो मसाला ज़्यादा होता है, होता है। जैसे अभी मेरे पास एक केस आई है ट्रायल के लिए, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ की गर्दन काट के फेंक दी थी। ऐसे केसेस भी आते हैं मेरे पास। अब उसने गर्दन काट के फेंकी और उसका मर्डर कर दिया, ये पुलिस का कहना है, विटनेसेस का कहना है, बट रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। एज अ डिफेंस लॉयर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि उसको कैसे बचाया जाए। बहुत सारे मर्डर केसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, पॉक्सो के होते हैं। जैसे अभी बच्चे आजकल सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, 14-14, 15-15 साल की लड़कियां, 13 साल की लड़कियां, फेसबुक पे दोस्ती हो गई, इंस्टाग्राम पे दोस्ती हो गई, दोस्ती में प्यार हो गया, वो लड़की विलिंगली जाती है उस लड़के के साथ। मेरे पास एक केस था, उसमें वो लड़की फेसबुक फ्रेंड बन के उससे दोस्ती हो गई, तो लड़के के लिए मिलने के लिए खुद अपने आप वॉलंटरीली उसके बर्थडे पे वो बड़ौदा गई। यहाँ से जब माँ बाप को पता चला कि हमारी बच्ची इस लड़के को मिले, तो वो लड़के को किडनैपिंग और पॉक्सो और रेप के केस में उसको अरेस्ट कर दिया, उसके ऊपर एफआईआर कर दी। बट रियलिटी तो ये थी कि वो बच्ची खुद अपनी मर्जी से गई थी, बट क्योंकि वो नाबालिग थी, इसके लिए ये सारे ऑफेंसेस, किडनैपिंग बोलो, पॉक्सो बोलो, ये सारी चीज़ें। बट क्या हो गया, उस लड़के की लाइफ ख़राब हो गई।
जेल जाके आया, उसका करियर ख़राब हो गया। यंग लड़के जो होते हैं कॉलेज जाते हैं, आजकल बहुत हो रहा है ये सब। बट एंड ऑफ द डे एज अ लॉयर हमें ये देखना होता है कि अब अगर हमें किससे डिफेंड करना है तो उसमें सच्चाई कितनी है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम उसका बचाव कर सकते हैं अपने क्लाइंट का। राइट। तो एक माइनर के केस में और एक अडल्ट के केस में क्या डिफरेंस होता है? बहुत चैलेंजेस होते हैं। जैसे एडल्ट के केस में कभी कभी बेनिफिट्स ऑफ डाउट भी मिलते हैं। कुछ चीज़ें होती है कि जहाँ जैसे रेप केस बोलो तो हम कह सकते हैं ये तो कंसेंशुअल था, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, कंसेंशुअल था, ये हमारे पास डिफेंस होता है। माइनर के केस में अब कंसेंशुअल भी होगा तो वो डिफेंस नहीं रहता। फिर तो आपने किया है, वेदर कंसेंट है या नहीं वो मैटर नहीं करता है। इट्स एन ऑफेंस, इट्स एन ऑफेंस। इफ द गर्ल इज सेइंग शी वाज टेकन बाय अ बॉय एंड शी हैड फिजिकल, इवन वो वर्ड यूज़ नहीं करेगी कि मेरे साथ रेप हुआ या मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की, बट उसने ये भी कह दिया कि हम गए और हमारा फिजिकल रिलेशन हो गया ख़त्म, बिकॉज इट वॉज नॉट, कंसेंट वॉज डजेंट मैटर देयर, बिकॉज शी इज़ अ माइनर एंड वट एवर हैज़ हैपेंड बिटवीन देम इट्स एन ऑफेंस। होते हैं ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस। तो क्रिमिनल लॉयर्स को बहुत चैलेंजेस होते हैं। ये तो आपने एक पॉइंट बताया कि हाथ था, मान लीजिए अगर हाथ ना होता तो क्या फाल्गुनी जी ये केस लेती? 100%। अच्छा, उसमें और भी लूप होल्स? कौन सा कायदा है कि आप कोई क्राइम करके आया है तो आप उसका सपोर्ट नहीं करोगे? डिफेंस लॉयर, भगवत गीता में कहा गया है ना, कर्म करो। और हमारे भी एडवोकेट्स एक्ट में, प्रोफेशनल इसमें कहीं नहीं कहा गया कि कोई आएगा तो उसको डिफेंड मत करो। राम जेठमलानी सर से भी यही सवाल, क्योंकि उन्होंने गिलानी जैसे आदमी को डिफेंड किया था, दाऊद इब्राहिम जैसे, उनको भी ये सवाल पूछे जाते थे। तो हमारा कर्तव्य है, अगर हमारे पास कोई ऐसा इंसान आता है अपनी केस लेके, अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमारे प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करते, हमारी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते। हमारा काम है कि हमारे पास कोई भी आए तो उसको हमें डिफेंड करना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लॉयर होते ही इसलिए, क्या आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के नाइफ के नीचे बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी आ सकता है, टेररिस्ट भी आ सकता है, तो क्या डॉक्टर रिफ्यूज़ करेगा ये टेररिस्ट है मैं इसको नहीं बचाऊंगा? तो हमारा भी वही, हमारा धर्म है, ये हमारा प्रोफेशनल धर्म है, हमें उसको करना है। अब उससे लोग हमें गलत कहे, झूठा कहे, सच्चा कहे, उससे हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। हमें हमारा धर्म पूरा निभाना है हमारे क्लाइंट के साथ। दांव पेच सारे खेलने हैं हमें। पर पर्सनल एथिक्स से ज़्यादा प्रोफेशनल एथिक्स इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल एथिक्स कुछ चीज़ों में, जैसे ब्रूटल मर्डर है, या मैं ऐसे केस नहीं लेती हूँ जहाँ पे बच्चियों के साथ बदसलूकी होती है, रेप होता है, ऑब्वियसली मैं वैसे केस नहीं लेती हूँ। कुछ तो हमें भी प्रोफेशनल मतलब बाउंड्रीज है नहीं, एक पर्सनल डिसीजन भी होता है। लोग वो भी करते हैं कि जैसे गैंग रेप निर्भया का, उसमें भी तो डिफेंस लॉयर्स थे। हमारा काम है वो, हमें पता भी होता है, तब हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर है, हमारा प्रोफेशनल धर्म है। हाँ, कुछ चीज़ें जो अपना मॉरल डिसीजन होता है, पर्सनल डिसीजन होता है। तो जैसे मेरे पास ऐसे कोई केस आता है जहाँ सच में किसी छोटी बच्ची के साथ बदसलूकी हुई है, ब्रूटली उसके साथ कोई गलत चीज़ हुई है, तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। मैं फिर डिफेंड नहीं करती हूँ, फिर मैं उस लड़की की तरफ से रहती हूँ। जैसे प्रत्युषा बैनर्जी, उसने सुसाइड की थी, वो एक लड़की थी, उसके साथ जो भी हुआ वो एक हिस्ट्री थी, उसके साथ जो भी हुआ उसको ट्रॉमा दिया गया था, टॉर्चर किया गया था, डिप्रेशन था उसको। तो अगर मैं राहुल सिंह के साथ खड़ी रहती तो मेरा ईमान, धर्म मेरा नहीं मानता कि नहीं, एक लड़की ने सुसाइड किया है, उसके पीछे वजह है और ये लड़का ही वजह है उसके पीछे। उस वक्त में अगर राहुल राज सिंह है तो मैं पर्सनली नहीं, राहुल राज सिंह के भी लॉयर्स थे, बट मैं पर्सनली, फिर मुझे अगर चॉइस दी जाती कि आप राहुल की तरफ से रहोगे या प्रत्युषा, ऑब्वियसली मैं प्रत्युषा की तरफ से। या कोई रेप विक्टिम है या कोई औरत है जिसके साथ एसिड अटैक विक्टिम है, नहीं, मैं चाहती तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, पैसे ले लो और केस से हट जाओ, मैंने नहीं किया, मैं डटी रही। फिर बहुत सारा प्रेशर भी आया, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, मुझे डराया भी गया, मैं डरी नहीं, लेकिन फ़ोन्स आते थे मुझे। मैम, जैसे आपने अभी प्रत्युषा केस की बात की, रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत जो थे उन्होंने भी सुसाइड किया, उनके भी केस में काफ़ी प्रेशर था। उस पूरे केस को आप कैसे देखती हैं?
देखिए, मैं पर्सनली तो इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे पूरी दारोमदार रहती है कि आप इन्वेस्टिगेशन को कैसे ले जाते हो, किस हद तक ले जाते हो और क्या है। तो जो भी हुआ अंदर की चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, क्या सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स पे है, वो मायने रखती है। अब वो सच है या झूठ है वो हम नहीं जानते, बट अगर उनके घर वालों का मानना है कि वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है, बट ऐसी कोई चीज़ आई भी नहीं सामने। कोई भी एजेंसी नहीं चाहेगी कि सामने मर्डर हुआ है और उसको सुसाइड में कन्वर्ट करके, क्यों करेगा कोई। सुशांत सिंह राजपूत की अगर मर्डर हुई होती तो एविडेंसेस अगर सामने आते तो अरेस्ट की जाती मर्डर केस में। ऐसा कुछ भी पेपर पे या एविडेंस नहीं मिला होगा, सीसीटीवी फुटेजेस हो गए। और देखो, मैं जैसे बहुत सेलिब्रिटीज का काम करती हूँ, डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप एक लेवल पे, आप उस लेवल पे पहुंच गए हो, उसके बाद आपको काम नहीं मिलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको जिस तरह से लोग देखते थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आपको नहीं दे रहे काम, कोई भी बंदा है। और फिर हर कोई, देखो, सक्सेस को और फेलियर को हर कोई बैलेंस करके नहीं ले चलता। अगर आप सक्सेसफुल हो तब भी लोगों के दिमाग पे सक्सेस चढ़ जाता है और फिर वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि अपना फेलियर वो खुद ही बुला लेता है। और फेलियर ऐसा होता है कि चलो फेलियर हुआ है, हम गिर गए आज, तो कल उठेंगे, फिर से दोबारा मेहनत करेंगे। बहुत लोग नहीं कर पाते, वो सोचते अरे अब तो हम ख़त्म हो चुके हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। उनको अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करके काम लाने की कोशिश, वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हमारे प्रोफेशन में भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो बैलेंस करना एक ह्यूमन नेचर है, वो आप एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आपके अंदर है कि आप उसको कैसे लेते हो। अगर कल मैं बहुत ज़्यादा ही मैं कुछ बन गई, प्रधानमंत्री बन गई, तो और मेरे दिमाग पे सक्सेस चढ़ गया, तो वो मेरी गलती होगी ना। मैं पागलों जैसा बिहेव कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। और मैं अगर गिरी पड़ी भी हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मैं फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट एडवोकेट, बहुत जानी पहचानी है, अच्छा पैसा कमाती थी, और आज उसके पास एक केस नहीं है और मुझे 5,000 का भी केस आ रहा है तो मुझे लेना पड़ेगा। वो वक्त भी मैंने देखा है कि मैंने अपना करियर का पीक देखा और मैंने डाउनफॉल भी देखा है। तो मैंने डाउनफॉल जब देखा तो मैंने उसको तरीके से, उसको वापस से मैंने गिर के उठी हूँ मैं। तो हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव होता है। तो वो आप कैसे, अगर मेरे पास केसेस बीच में नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, मेरी बच्ची हो गई थी, मैं टोटली कट ऑफ थी बॉम्बे से। 4 साल लोगों ने तो ये भी कह दिया था फाल्गुनी ने वकालत छोड़ दी है। और मेरे पास वो भी वक्त आया जब मैं 5 लाख रुपए फीस लेती थी और 5,000 का भी मैंने काम किया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो हर फील्ड का ये है। राधे माँ केस में क्या हुआ था? राधे माँ के केस में ऐसा हुआ था कि उसके होर्डिंग्स जब लगती थे तो मुझे इरिटेशन होती थी। तो मेरी एक क्लाइंट है, उनका नाम नहीं लूँगी मैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। वो मुझे, मैं बोली अरे आप क्यों जाते हो उधर, वो तो फ्रॉड है, फेक औरत है, ये कोई ऐसा कोई देवी होता है क्या? तो वो मुझे बोली नहीं तुम चलो चलो चलो। तो एक दिन उसके यहाँ मैं गई थी, वो 6 माले की जो बिल्डिंग थी उधर बोरीवली में, मिठाई वाले के घर में 6 माले पे वो बैठती थी सज धज के। वहाँ पे जो हरकतें मैंने देखी, मैंने ये भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है और ये औरत अपने आप को देवी कहला रही है। मैं तो खुद हिंदू हूँ, मैं खुद भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं स्टॉन्च हिंदू हूँ, मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो ये मेरे धर्म के खिलाफ हो रहा है चीज़ें, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ही लोग तो हमारे धर्म को बदनाम करते, तो ऐसे लोग को तो पहले बाहर कर देना चाहिए। पर मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं एविडेंस में। मैं देख के आ गई, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गई। मैंने ये तो रैकेट चल रहा है पूरा पूरा, नीचे से ऊपर तक सारे लोगों को पता है कि कौन आ रहा है, आईपीएस आ रहा है, पॉलिटिशियन आ रहा है, वो आएगा तो राधे माँ ऐसा बिहेव करेगी, वो आएगा तो फिर अपनी वो चूड़ी निकाल के दे रही है, फिर सामने वाला उसके पैरों में पैसे रख रहे। अंधभक्त आपको ठगा जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा, आप पागल हो रहे हो। बड़े बड़े ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस मैंने देखे वहां पे लिटरली। मतलब आप कौन सी मूवी थी वो अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड, उसमें देखा ना वो ठग बाबा लोग, सेम चीजें होती है वहां पे। और आज भी मैं खुल के बोलूंगी, ठग है वो, कर ले मेरे पे केस।
प्रॉब्लम क्या है कि सपोर्ट नहीं मिला हमें। नहीं तो राधे माँ जैसे लोग जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं वो जेल में होने चाहिए। क्या नहीं चलता वहां पे? लड़कियों के साथ अत्याचार, औरतों के साथ जो शादीशुदा औरतें उनके ब्लैकमेलिंग, आप जो मूवीज में देखते हो ना, सारे काले धंधे वहां चलते हैं। ओके 100% चलते, कोई बोल दे कि नहीं चलता है। बट मैम जैसे आशाराम बापू हो या फिर राम रहीम, इन सब के भी जब केसेस आए थे तो इन्हें जेल हुई थी, तो फिर जेल हुई थी, लेकिन कुछ चीजें ना, मैंने कहा ना, जुगाड़ लगते हैं। राइट। कॉन्टैक्ट्स। पुलिस स्टेशन से लेके पॉलिटिकल लेवल तक, उसके तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ पे आते थे, मैं नाम नहीं लूँगी, टॉप क्लास पॉलिटिशियंस। जब वो पॉलिटिशियंस अपना काला धन कन्वर्ट करते थे, उसके एनजीओ में पैसा जमा करके वो ब्लैक का वाइट होता था। मैंने सारी चीज़ें बोली थी, चैरिटी कमिश्नर तक किसी की सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पैसा बोलता है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, तो कहाँ से जीतोगे आप? फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, इसने तो चुप हो गई क्योंकि इसने पैसे खा लिए। कोई पैसे नहीं खाए थे, मैंने प्रूव करके दिखाओ, 1 रुपया लिया है मैंने किसी से। ये जो केस पूरा दबाया गया क्योंकि कोई एविडेंस या सबूत नहीं था, तो क्या किसी ने आपको बोला कि इस केस से स्टेप डाउन हो जाइए, इसका हिस्सा मत बनिए? प्रेशर था कोई? प्रेशर था। प्रेशर बहुत था। प्रेशर जैसे कि ना, आपने कहा कि एविडेंस नहीं था, एविडेंस बहुत थे। एविडेंस छुपाए गए, उसको मदद की गई, बचाया गया। अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता तो राधे माँ 100% जेल में होती, उसके सारे काले धंधे बाहर हो जाते। उसके बाद मैंने PIL फाइल की, तो PIL में भी PIL डिसमिस हो गई। ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, ये पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने किया था। मेरे पास एक लड़का लुधियाना का, मुझे उसने लेटर लिखे थे, कितने सारे लोग एक लड़की को फिल्म में काम दिलाती हूँ बोल के उसको बेच दिया था। बहुत सारी चीज़ें मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, बहुत सारे एविडेंसेस थे, लेकिन आखिर में होता क्या है, पलड़ा जिसका भारी होता है उसी की जीत होती है। मुझे भी पैसों से खरीदने की कोशिश की, मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की। जब वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए तो मेरी बदनामी की कि ये पैसा, मेरे पर केस करने की कोशिश की, कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो कुछ लिया ही नहीं था, मैंने तो बात भी नहीं की थी। और फिर क्या है ना, सारे मतलब हमारे किए कराए पे मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया। डर, देखो डर कोई चीज़ का नहीं होता है। अगर आप लड़ाई के लिए उतरे हो तो राधे माँ हो या कोई भी माँ हो या कोई भी बाप हो, डर मेरे अंदर तो नहीं है। लेकिन जब सिस्टम ऐसा है तो क्या करोगे? राइट। जो फिल्मों में दिखाते ना, ये सिस्टम है, वो सिस्टम है तो है। इसके लिए मैं कुछ नहीं, सारी चीज़ें जो करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मैम जैसे आपने कहा फिल्मों में दिखाते हैं, थोड़ा सा हट के पूछते हैं कि फिल्मों में जो हमें जो कोर्ट रूम दिखाया जाता है, कि क्या उसी तरीके का ट्रायल उस रियल कोर्ट रूम में भी होता है? नहीं, अब मुझे कभी कभी शर्म आती है, हमारे लॉयर्स को इस तरह से कर रहे हैं, हमारे जजेस को इस तरह से दिखा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही तरीके वाली चीज़ें होती है और बहुत रिस्पेक्ट होता है। और जैसे कोई भी बीच में फिल्मों में दिखाते, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई ये बोल रहा है, नहीं, बिल्कुल ड्रामा नहीं होता है। और कोर्ट रूम भी ऐसे नहीं होते जैसे दिखाते हैं। अभी अभी थोड़ा थोड़ा सा ये वेब सीरीज़ में थोड़े थोड़े सारे इम्प्रोवाइज हो गए, क्योंकि मुझे लगता है वो वेब सीरीज़ वाले कोई ना कोई कोर्ट गए होंगे कभी ना कभी, तो उनको आइडिया है कि कोर्ट रूम ऐसा होता है, तो शायद होगा, बट नहीं। अच्छा, और रियलिटी और रील्स में दोनों में फ़र्क होता है, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। और जब कोई भी विटनेस या सस्पेक्ट आते हैं ऐसे, तो उनको कसम लेनी पड़ती है ना, ऐसे भगवत गीता के ऊपर या कुरान के ऊपर। हाँ, वो तो है। तो अगर कोई इंसान एथियस्ट हो या नास्तिक हो, तो फिर उसका क्या मायने रखता है? देखो, झूठ बोलने वाला तो गीता पे हाथ रख के भी झूठ बोलेगा, क्या कर लोगे? और बेचारा वो आदमी होगा, मैं तो भगवान में बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे पे भरोसा करना है करो, नहीं तो मत करो, मैं जो बोलूँगा वो सही बोलूँगा, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। गीता पे हाथ रख के भी लोग झूठ बोलते हैं। विटनेसेस जो होते हैं सब सच थोड़ी बोलते हैं, वो तो ट्यूटर्ड होते, पुलिस सिखाते उनको, ये बोलना है तुमको कोर्ट में, तुम्हारी ज़बानी ये थी पुलिस स्टेशन में, तो तुमको कोर्ट में भी यही बोलना है। क्या करेगा? वही बोलेगा। और बहुत सालों बाद केस आती तो आदमी भूल भी जाता है, तो सच का झूठ और झूठ का सच ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलो, तो कसम वसम खाते हैं लोग, लेकिन कितना सच बोलते हो तो हम ही जानते हैं। भगवत गीता पे मैं भी बोलते हैं, भाई ये तो कसम तो ऐसे च्युइंगम की तरह खा रहे हैं और इसको थूक भी रहे,
तो अगर आप बोल रहे कि लोग तो झूठ बोलते ही हैं, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो अभी भी है कसम खाना? देखिए, ह्यूमन नेचर को आप नहीं बदल सकते हो। जैसे किसी का कोई रिश्तेदार है, अब उसको तो उसकी साइड लेनी है, या कोई दोस्त का किसी का मर्डर हुआ या दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ तो विटनेस तो दोस्त रहेगा, तो वो हम उसको इंग्लिश अपना लीगल लैंग्वेज में इंटरेस्टेड विटनेस कहते हैं कि भाई ये तो इसका रिश्तेदार है, या कहीं सुनी ईयर से एविडेंस से आ जाता है, बस मुझे न्याय दिलाना है। अब मीडिया ट्रायल हो गया, न्याय मिलना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं ना, डर जाते हैं, अरे मीडिया ट्रायल है, मीडिया में नाम छप जाएगा, ये हो जाएगा, और पुलिस वाले भी चाबी मार देते पीछे से। गलत नहीं, जो बोला है उसमें वही बोलना पड़ेगा, पलटेगा तो तुझे अंदर कर देंगे। गीता पे हाथ रख के, गीता बुक, बाइबल या कुरान ऐसे एज सच बुक्स नहीं होती है, कॉपीज कोर्ट में फिजिकली नहीं होती, हार्ड कॉपीज। वो एक बोला जाता है कि आप बोलो, जज साहब बोलेंगे, आप बोलो, जो भगवान की कसम खा के जो भी बोलोगे सच बोलोगे, या वो इंटरप्रेटर या स्टाफ रहेगा, कसम खा के बोलो, जो भी बोलोगे सच बोलोगे, ऐसा वर्बली बोला जाता है। तो अब हिंदू है तो भगवान की कसम खा लेगा, मुस्लिम है तो अल्लाह की कसम खा लेगा, और जीसस क्रिश्चियन है तो जीसस की, मैं जीसस को या ये करके मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। तो वो एक बुक्स तो ऐसा सच नहीं होती है, वो खाली बोला जाता है उनको कि आप भगवान की कसम खाओ। ओके मैम, जैसे आप सेलिब्रिटीज़ के केसेस आते हैं, आप ले लेते, मोस्टली हर कोई लेता ही होगा, बट ऐसे कोई केसेस हैं जो आपने डिनाई कि नहीं मैं ये केस नहीं लूँगी? अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं था ओके जो मैंने डिनाई किया हो। डिनाई तब किया जब पैसे कम मिलने वाले हो। मैं पैसों पे ही आ रहा था कि फीस, मेरी फीस ये है, आप दोगे? अरे ये तो ऐसा है वैसा है। मतलब ठीक है, फिर आप देख लीजिए, या फ्री में देखो। कोई होते हैं सेलिब्रिटी जो चाहते हैं कि हम सेलिब्रिटी, तो हमारा काम किसी वकील ने फ्री में करना चाहिए, तो मैं मना कर देती हूँ कि फ्री वाली लॉयर नहीं हूँ मैं। फ्री का काम करना होगा तो मैं किसी गरीब का करूँगी, आपका नहीं। मेरी ये फीस है, आप दे सकते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। ये आते फेसेस होते हैं, ये चीज़ें सेलिब्रिटीज ही ऐसा करते हैं। कुछ ही लोग हैं जो मेरे क्लाइंट है, जो ईमानदारी से मैं जो बोलती हूँ मुझे पैसा देते हैं, बाकी तो फ्री। सेलिब्रिटी है हम, उनको आदत पड़ गई है ना, फ्री की गाड़ी, फ्री का खाना, फ्री की होटल, तो लगता है लॉयर भी फ्री में मिल जाएगा। बहुत लोग होते हैं ऐसे, सोचते हैं कि वो हमें बनाएंगे कि भाई मैं सेलिब्रिटी तो इसका नाम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हम हमारी मेहनत से बनते हैं और हमारा नाम है, इसलिए आप हमारे पास आए हो। सही बात है। अगर फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट अच्छी लॉयर नहीं होती तो कौन पूछता उसको? जैसे आर्यन खान केस था, या फिर जैसे बड़े सेलेब्स के केसेस होते हैं, इसमें किस तरह का प्रेशर आता है? देखिए, लॉयर्स को एज सच ना, मैं नहीं मानती हूँ कि हैंडल करनी पड़ती चीज़ें, ये फ्लो में हो जाती है। हम क्या करते हैं कि कोई सिचुएशन आती है तो उसको कैसे टैकल करना है, मीडिया क्या बोल रही है या पब्लिक क्या सोच रही है। अगर मैं इसका केस लूँगी तो पब्लिक मेरे बारे में क्या सोचूंगी, मैं राखी की लॉयर हूँ तो मैं बुरी हूँ, मैं उसकी लॉयर हूँ तो मैं अच्छी हूँ। ऐसा नहीं होता है। सिचुएशंस को हैंडल करना वो अपने आप में एक आर्ट होता है, एंड बीइंग अ लॉयर यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, डेडिकेटेड एंड अपफ्रंट। फिर कोई कुछ भी बोले उसको इग्नोर करो। क्या सिचुएशन है बाहर है उससे लेना देना है। हमारे केस में हमें क्या मेहनत करनी है, जो हमें कोर्ट में दिखाना है वो इम्पॉर्टेंट है। प्रेशर तो हर तरीके, कोई बोलेगा आर्यन खान या हो, फलाना हो, ये हो, वो हो, इसका बेटा है तो आप ये करो वो करो, नहीं। हमें जो सही लगेगा वो ही हम करेंगे। शाहरुख खान का बेटा है तो शाहरुख खान हमें नहीं बताएगा हमें काम कैसे करना है। हम बताएंगे कि आपके केस में आपको रिलीफ ऐसे मिलेगी, और उनके लॉयर्स ने वही किया होगा। क्योंकि लॉ हम जानते हैं ना, वो हमें नहीं बता सकते आप ऐसा करो वैसा करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन का बेटा हो या कोई भी क्यों ना हो, किसी एक्टर का बेटा क्यों ना हो। एंड ऑफ द डे वी आर लॉयर्स, वील डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन इन द केस। क्लाइंट्स कैन नॉट टेल अस। एंड ऑफ द डे दे आर आवर क्लाइंट्स, दे कैन नॉट टेल अस, दे कैन नॉट। हाँ, हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो फैक्चुअल्स पे कि हमारे साथ ये हुआ, फैक्ट ये है, ये झूठ है, ये सच्चाई है, ये हम वो कलेक्ट करते हैं। बट कोर्ट में क्या करना है, स्ट्रैटेजी क्या है, वो लॉयर ही आपको बताएगा, आप नहीं लॉयर को बताओगे। मीडिया क्या कर रही है बाहर, लोग क्या बोल रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। करंट गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे फैसले भी दिए हैं, उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं इल्ज़ाम जो लगे हैं उस पर क्या कहेंगे? जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। एज अ लॉयर मैं ये मानती हूँ कि
कोई भी जजेस इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, मैं दोबारा कह रही हूँ, वापस से एक बार कह रही हूँ कि कोई पॉलिटिकल इसके फेवर में, पार्टी के फेवर में या कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं, बट वो उस गवर्नमेंट का फेलियर था कि आप राम मंदिर नहीं बना सके। और केस इतने साल से, मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का केस, सिविल केस था जो देख रही थी कुछ साल पहले, बाद में मैंने, वो सिविल केस था इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो केस 45 साल से, अभी मेरा केस देख लीजिए ना, 40 साल के बाद फैसला आया, तो उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, उस पर किसका इन्फ्लुएंस था, उसमें थोड़ी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, लेकिन 40 साल बाद फैसला आया। तो राम मंदिर के केस में भी मैंने जैसे कहा कि स्ट्रेंथ कम है जजेस की, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, तो ये नेचुरल प्रोसेस में ही इतना डिले हुआ होगा। ज़रूरी नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी का या अमित शाह जी का सुन के राम मंदिर बनाने का फैसला दे दिया है, गलत है। आप पहले बैकग्राउंड में तो जाओ, नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आने में कितने साल लग जाते, 40 साल बाद मेरे खुद के अभी केस में जजमेंट आया है। तो वैसे राम मंदिर का भी हुआ होगा कि पिछले, मैं तो उसमें लॉयर नहीं थी, लेकिन पूरा हिस्ट्री लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का फासला तय करना बहुत लंबी चीज़ होती है, उसमें कई सारे लॉयर्स थे, कितने सारे इंटरवेंशन एप्लीकेशंस थे। आप एक आज अगर जज साहब चाहे भी ना, सुप्रीम कोर्ट चाहे भी कि आज फैसला कर देते, कोई नया इंटरवेंशन एप्लीकेशन आएगा, कोई दूसरा लिटिगेंट आएगा, कोई कंट्रोवर्सी होगी, कोई कुछ ना कुछ होते, तो करते 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 फिर जजेस कभी छुट्टी पे जाते, कभी कोर्ट वैकेशन होते, करते करते कुछ ना कुछ आ जाता है। ये नेचुरल है, ये कोई बनी बनाई चीज़ नहीं। और आप इस तरह से बोल के, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े कर रहे हो, जो बहुत गलत है। ऐसे लोगों को, ये मैं कह रही हूँ, ये देशद्रोही लोग यही है जो देश के खिलाफ बोलते हैं, हमारी जुडिशरी के खिलाफ बोलते हैं, ये सारे देशद्रोही है। इनको सबको अंदर करो। अरविंद केजरीवाल क्यों चीफ मिनिस्टर है, तो क्या वो फ्रॉड नहीं कर सकते? गवर्नमेंट अगर कितना भी चाहे, तो अगर आप सीएम बन के गलत फैसले ले रहे हो, मैं केस के बारे में नहीं जानती हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, क्या कोर्ट नहीं जानती है? जानती है कोर्ट। एजेंसीज गलत कर सकती है, एजेंसीज आपको गलत फंसा सकती है, लेकिन कोर्ट नहीं फंसा सकती है आपको। कोर्ट गलत फैसले नहीं दे सकती है, क्योंकि कोर्ट पे, जजेस पे भी एजेंसीज है जो मॉनिटर करती है, कोई करप्शन नहीं कर सकता। राइट। आप उस तरीके से सोचिए, अरविंद केजरीवाल है तो वो भी तो एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने क्या किया था अन्ना हजारे के साथ? वो तो तब नहीं सोच रहे थे ना कि मैं सीएम बनने वाला हूँ, उनके अंदर दिल और दिमाग में था मैं सीएम बनूंगा, तो उन्होंने अन्ना हजारे को अपनी सीढ़ी बनाया। तब क्यों कोई सवाल नहीं उठाया? अन्ना हजारे को धोखा दिया। अगर मेरी आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूछ रहे हो, तो मैं अरविंद केजरीवाल को वही धोखेबाज समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने अन्ना हजारे के साथ, वो तो अनशन करने बैठे थे ना, वो तो बदलाव ला रहे थे, तो बदलाव लाते लाते आप खुद ही सीएम बन गए। क्यों बन गए आप सीएम? और सीएम हो तो क्या आप फ्रॉड नहीं कर सकते हो? कौन सा कायदा कह रहा है कि सीएम, मतलब ये आप मानिए कि हमारे देश का कानून, संविधान ऐसा है कि वो किसी को नहीं बख्शता। अगर वो सीएम भी है तो वो जेल जा सकता है। आप उसको उस तरीके से लीजिए कि अगर वो सीएम है तो वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमारे देश का कानून इतना सख्त है कि वो सीएम है तो उसको उठा के अंदर डाल सकते हो, हमारा कानून है ये। कानून किसी को नहीं बख्शता है, चाहे वो आम आदमी हो या सीएम हो। अगर किसी ने फ्रॉड किया, किसी ने क्राइम किया, तो सब अंदर जा सकते हैं। संविधान हमारा ऐसा, हमारे लॉज ऐसे हैं। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट को बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो क्या वो जाएंगी? मुझे ना ब्रश करते वक्त, कपड़े उठते के साथ डांस करना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ शेयर नहीं कर सकती, कैमरा में मैं नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मौका मिलेगा तो मैं विनर बन के आऊँगी, अच्छा खेलूंगी मैं, नो डाउट, पक्का। आपको राखी सावंत को भेज दे साथ। हाँ, राखी सावंत रहेगी तो और मज़ा आएगा। और हमारी एक दोस्त है राजश्री मौर्य, अगर हम तीनों मिल गए तो धमाल हो जाएगी। लेकिन मैं पहली बात तो अपनी पर्सनल, मतलब मैं उठ रही हूँ, डांस कर रही हूँ, अपने कुछ भी मुझसे वो सारे वो टास्क कराएंगे तो मेरे बस की बात नहीं, मैं मारपीट कर लूँगी। और मैं खुद नहीं चाहूँगी कि प्राइवेट लाइफ मेरी या कुछ चीज़ें मैं ओपन पब्लिक में आऊँ। मेरी जो जितनी, मतलब बोलते हैं ना, इज्जत है, उतने में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन अगर गलती से गई तो जीत कर आऊँगी मैं, बाकी सबको मैं रुला दूँगी, पक्की बात है।